और आज ब्रिटेन का वो हाल है कि आने वाले 25 साल में ब्रिटेन एक गृह युद्ध के उसमें झोंक दिया जाएगा। हमने उनके कल्चर पर सवाल उठाने शुरू करे और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपना शुरू किया। और उसके बाद जो एक पुराना सिलसिला है वहां पर भी इसी तरह प्रोटेस्ट हुए, कभी अजान को लेकर, कभी सड़क पर नमाज को लेकर, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज अपना चलती जा रही थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ उबल रहा था। वो क्रिश्चियन था लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका था। ही वॉज अ कन्वर्टी। आई जस्ट कैनॉट नरेट दैट। क्या क्या उन लड़कियों के साथ हुआ। वहां पर भी कत्ल हुए, वहां पर भी सुसाइड्स हुई। पूरे मैं, फिर मेरा दोस्त, फिर मेरे कजिन्स वगैरह, ग्रुप सेक्स, गंदगी। अब इसके चलते ये जो दंगा था धीरे धीरे लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गया। होटल्स को अटैक किया गया। होटल्स को क्यों अटैक किया गया? होटल्स को इस मारे अटैक किया गया, इसको हम एक स्टोरी का इंटरवल मान लेते हैं। अब इंटरवल के बाद हम कवर करते हैं फिलहाल जो वहां पर चल रहा है। 36 जो लोग इसमें कन्विक्ट हुए, उसमें से 50 हम ही भाई लोग थे। तुम तो मां बहन वहां भी करने पर तुल गए हो। यानी बहाना कोई चाहिए, वजह कोई चाहिए, बस कहीं भी जाके मां बहन करनी है। छोटी सी बात ये है। तो साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और 18 अन्य अधिवक्ताओं को और कोलकाता की पुलिस को, टॉप कॉप को जो फटकार लगाई, मैं उसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं हूं और नकारात्मक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। अगर इंटरेस्टेड हो जाऊंगा तो फिर वीडियो नकारात्मक बन जाएगा। तो एक बहुत अहम बात किसी बंदे ने बोली, और एक बंदा आदमी की लाइन चेंज कर सकता है, एक दिशाधारा, कि सर आप ईरान पर और इजराइल पर और हमास पर इतने डिटेल्ड वीडियोस बनाते थे, इंग्लैंड में ये क्या हो रहा है? इंग्लैंड जल रहा है। और मैं बड़ा चढ़ा के ये चीज़ नहीं बोलता कि शायद 25 साल में इस हिसाब से तो कहो इंग्लैंड में गृह युद्ध न छिड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि सर, चर्चा में, कि सर आप इसको क्यों नहीं कवर करते? मैंने कहा हाँ यार देखो, ये तो मैं भूल ही बैठा था और ये मेरे कितने पुराने 30-35 साल से मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। तो आज बात करेंगे इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की। बढ़ा चढ़ा के मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। लगता है आने वाली 25 साल में वो हम भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा और दंगों की, आर्जनी की, लूट की, हिंसा की चपेट में एक नहीं कई शहर यूनाइटेड किंगडम के अभी आ चुके हैं। तो इसी पर आज करें। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है यूके वायलेंस एनालिसिस फेस टू फेस। और वंस अगेन भाई वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने रिजवान अहमद सर को। काफी अच्छी बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं, इसलिए बकायदा मैं इनकी वीडियोस यहाँ पे लेके आता हूँ। तो वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में क्या कुछ है मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जो पहले बहुत ही प्यारा एक देश हुआ करता था, लेकिन आज के समय भाई बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया वहां की सिचुएशन हो गई है। ठीक है, वहां पे बाकायदा वायलेंस हुए हैं और एक जो शख्स है कहीं कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ है। उसके ऊपर भाई काफी सारे चार्जेस लगे हैं। इवन डिजिटल टेररिज्म करके एक वर्ड होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि किसी दूर दराज क्षेत्र में बैठे बैठे डिजिटली, मतलब अपने मोबाइल से कहीं पे आतंकवाद को फैलाने की जो कला है उसे डिजिटल टेररिज्म कहा जाता है। उसको अरेस्ट किया गया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चल के सीधे देखते हैं कि वीडियो में क्या कुछ है। मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा, साथ में आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जानने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी उम्मीद करूंगा। इसलिए भाई वीडियो देखने के बाद में आपको जैसा भी लगेगा आप प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि हर एक ओपिनियन, हर एक राय मायने रखती है। ठीक है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जो मुझे जो लगता है कि 25 साल बाद इस रेट से यूनाइटेड किंगडम भी गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा मेरी हमारी वजह से। तो आइए पहले बात करते हैं थोड़ी पुरानी, क्योंकि सीधे जो इस टाइम यूनाइटेड किंगडम में दंगे चल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ उस पर बोलूं तो ये होगा कि आज की खबर पड़ी और हमें आके सुना दी। तो मैं पूरा आप लोगों को बहुत छोटे में 1947 से एक इतिहास बताता हूं और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में इन्हें मौजूदा दंगों से जोड़ूंगा। तो 1947 में भारत का पार्टीशन हो जाता है। आप सबको बंटवारा मुबारक। और ये देखा जाता है उस पार्टीशन में कि जो ब्रिटानिया सरकार थी या जो हर मैजेस्टी थी, वो पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा करीब थी। उनका रुझान
एज अ नेशन, एज अ फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आया। तो फिर उसके बाद 1947 के बाद जब लगभग या आसपास यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की पूरी दुनिया में रियासतें ख़त्म हो गई, उनकी बादशाहत ख़त्म हो गई, तो एक कॉमनवेल्थ एक्ट करके आया इमिग्रेशन का। तो उसमें यह था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, जिन जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन के अधीन रही थी, उनको कुछ प्रायोरिटी मिलने लगी उनके देश की नागरिकता लेने। तो 1947 में बंटवारे के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ लोग होशियार थे, उनको ये लगा कि भैया नहीं, ये देश आगे जाके बर्बाद होगा, तो अभी यहाँ से निकल लो। और कॉमनवेल्थ एक्ट जो था ब्रिटेन का, उससे उनको लाभ मिला। और तीसरा लाभ इस मारे मिला क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का रुझान, अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बंटवारे की बात की तुलना करके देखें, कि इंडिया का रुझान नेचुरल तौर पर रशिया यूएसएसआर की तरफ हो गया और पाकिस्तान का वेस्ट यानी अलाइज की तरफ हो गया, यूएसए और यूके की तरफ हो गया। तो उसके चलते वहां भी इन लोगों को प्रायोरिटी मिली। रुझान जो पाकिस्तानियों की तरफ ज्यादा था कि उस एरिया के पेशावर साइड के, पंजाब साइड ऑफ पाकिस्तान के बहुत से लड़ाके वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के लिए लड़े थे। तो ये भी एक रीजन था उनके रुझान का। और वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन उभर रहा था, एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो ब्रिटेन को स्किल्ड के साथ साथ नॉन स्किल्ड लेबर भी वीजा सी के तहत चाहिए थे। नॉन स्किल्ड का मतलब हो गया, आम भाषा में आप समझ लें, जैसे ड्राइवर्स और लेबरर्स। वहाँ का जो रिवाइवल हो रहा था ब्रिटेन का, वहाँ के लिए। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के 1950 आते आते हमारे पड़ोसी मुल्क ने ब्रिटेन जाना, के लोगों ने ब्रिटेन जाना शुरू कर दिया। 1951 में ब्रिटेन की, हमारे पड़ोसी मुल्क की आबादी थी 10,000, जो 2024 में बढ़कर हो गई लगभग 16 लाख। ये 16 लाख वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड डबल पासपोर्ट पर वहाँ पर रह रहे हैं, जो ऑथराइज्ड हैं और वेरीफाइड हैं। इलीगल इमिग्रेंट कितने पहुंचे हुए हैं इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। कोई जलील आदमी आके कह देगा मात्र 200 हैं, लेकिन जितनी भी आप वहाँ की रिपोर्ट्स पढ़िए उसमें यह है कि इसका कोई भी अब वहाँ पर हिसाब नहीं रह गया है। टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्मगल होके जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहे हैं, फिर वहाँ पर गायब हो जाते हैं। अब जब जब ये सिलसिला चला, इसके बाद 1979 से लेकर 1990 तक एक फिर से एक उछाल आया जब हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने ब्रिटेन जाना शुरू किया। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ब्रिटेन को लेकर चल रहा हूं। भारत से जो भी लोग गए या अधिकतर अभी भी जा रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है ब्रेन ड्रेन, क्योंकि वो यहां से पढ़ के जा रहे हैं जिनको वहां पर किसी स्किल्ड चीज में, उनकी ग्रोथ में, एकेडमिकली कोई वहां पर उनको कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से जो लोग गए उनको ब्रेन ड्रेन का नाम नहीं दिया गया, उनको नाम दिया गया आर्म ड्रेन का, यानी लेबर ड्रेन का, आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। तो ये बढ़ते बढ़ते 16 लाख हो गए। अब 1979 से लेकर 1990 तक कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अफगानिस्तान पर यूएसएसआर इन्वेड कर देता है, अटैक कर देता है। हमारा पड़ोसी मुल्क उस कोल्ड वॉर का केंद्र बन जाता है एशिया में, जहां से यूएसए और यूके उस कोल्ड वॉर के चलते अपने आप को, उस पड़ोसी मुल्क को एक लॉन्चिंग पैड बनाते हैं अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेन करने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो 10 साल था, इस पीरियड में हमारे पड़ोसी मुल्क की वेस्ट में बड़ी शान बढ़ी हुई थी। और इसके चलते फिर वहां पर जो वीजा की एंट्री थी वो बहुत ही लीनियंट कर दी गई। तो सेकंड फेज वहां पर जाने का जो शुरू हुआ, पहला हुआ पार्टीशन के बाद 10 साल, जाते हमेशा रहे। मेजर जब गए वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड फेज आया कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब रशिया यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा हुआ था और वेस्टर्न मुल्क में हमारे पड़ोसी मुल्क के जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहा था उसकी तूती बोल रही थी, रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता था। अब सवाल उठता है कि ये सब होते होते टोटल आबादी यूनाइटेड किंगडम में हमारे पड़ोसी मुल्क की कितनी है। मैं बार बार पड़ोसी मुल्क क्यों कह रहा हूं ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि इस टाइम जो वो यूनाइटेड किंगडम हिंसा में झोंका जा रहा है,
इसमें अधिकतर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का ही है। इस बारे उनको मैं मेन लेके चल रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। टोटल अगर हम यूनाइटेड किंगडम की नहीं बल्कि इंग्लैंड और वेल्स की आबादी देखें, यहां पर मैं बोलूंगा मुस्लिम की आबादी, तो मात्र 2.7% है। आयरलैंड की शायद 0.2% है, स्कॉटलैंड की 1.5% है। यानी सुनने में आपको ये लगेगा कि ये आबादी तो बहुत कम है, मैं मानता हूं बहुत कम है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जब आप ओवरऑल आबादी की बात करते हैं तो ये आपको सुनने में कम लगती है, लेकिन यहां से जो लोग वहां गए उन्होंने अपने को एक विशेष शहरों में ही कंसंट्रेटेड करके रखा। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक जगह ही अपना गेटो बनाओ। और उसके बाद जितने भी ये लोग जा रहे थे, इनकी एक दूसरी पॉलिसी थी यूके की, फैमिली रीयूनियन पॉलिसी वीजा में, कि जो आदमी एक बार आ गया और इतने साल रह लिया तो उसकी फैमिली बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड किंगडम आ जाती थी। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपको इंग्लैंड की आबादी 2.5%, 2.7% लगेगी, आयरलैंड की बहुत कम लगेगी, स्कॉटलैंड की बहुत कम लगेगी। और लेकिन जब आप कुछ शहरों को देखेंगे जैसे पेंडेल, ब्रेंटफोर्ड, ल्यूटन, ब्लैकबर्न, रॉसडेल, आपका उसके बाद न्यूपोर्ट, उसके बाद हडरफील्ड, इस तरह से जब आप इन शहरों को देखेंगे तो यहाँ पर आबादी कहीं जैसे पेंडल में 25% है, ब्रेंटफोर्ड में 25% है, रॉसडेल में 14% है, ल्यूटन में 18% है। तो कुछ शहरों में आबादी इतनी हो गई कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और विशेष तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे पड़ोसी मुल्क की, वहाँ की हर चीज़ को, वहाँ के कल्चर को डोमिनेट करने लगी। और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ी तो हमेशा की तरह जो हमारी आदत होती है, हमने उनके कल्चर पर सवाल उठाने शुरू करे और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपना शुरू किया। और उसके बाद जो एक पुराना सिलसिला है वहाँ पर भी इसी तरह प्रोटेस्ट हुए, कभी अजान को लेकर, कभी सड़क पर नमाज को लेकर, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ अपना चलती जा रही थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ उबल रहा था। ये जो उबल रहा था इसने एक बड़ा अजीब, ये जो उबाल था इसमें और गर्मी कैसे आई? इसमें और गर्मी आई 1990 के लेट से 1995-96 मान लो आप, से लेकर 2011 या 2012-13 तक वो आई वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स की वजह से। फिर से मैं ये कहूंगा कि ग्रूमिंग गैंग्स में अधिकतर जो लोग थे प्राइमरीली उसे हम ही भाई लोग ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन भाई लोगों में भी अगर मैं एक डिवीजन करके बताऊं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग ही ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल कर रहे थे और ऑपरेट कर रहे थे। जहां तक कि 2010 में 56 जो लोग इसमें कन्विक्ट हुए उसमें से 50 हम ही भाई लोग थे जब ग्रूमिंग गैंग्स पकड़े गए, और 50 में अधिकतर हमारे पड़ोसी मुल्क के अपराधी थे। 70% इसमें जो यंग गर्ल्स थी, टीनेजर्स थी, जिनको शिकार बनाया गया था वो वाइट्स थी। और ये कहा गया ग्रूमिंग गैंग्स को अपीजमेंट के चलते और सेक्युलरिज्म के चलते कि ये एशियन लोग इनको ऑपरेट कर रहे थे ताकि कोई बुरा ना मान जाए। जो मैंने कल आपको बताया था, तुष्टीकरण, अपीजमेंट हर जगह रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो 70% वाइट लड़कियों के अलावा जो 30% लड़कियां थीं, इसमें और भी एथनिक कंट्री जैसे जापान, चाइनीज, हिंदूज, सिख्स, ये लड़कियां भी इसमें विक्टिम बनाई गई थी। तो इस पर बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कि आप अपराधियों को एशियन गैंग्स क्यों बोल रहे हैं? अगर 95-96% लोग एक ही समुदाय के हैं और एक ही डेमोग्राफिक एरिया से आए तो आप उनका नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे? ग्रूमिंग गैंग किस तरीके से था? जैसा मैंने कल आपको बताया था, अजमेर 1992 सेम तर्ज पर ग्रूमिंग गैंग बनाया गया। लोग इकट्ठे हुए, बच्चियों को गिफ्ट्स दिए गए, लड़कियों को, टीनेजर्स को गिफ्ट दिए गए, उनको फंसाया गया, उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए गए, उनकी फोटोग्राफ्स ली गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। तो ग्रूमिंग गैंग्स ने जो हरकतें करी यार, वो निर्भया से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मतलब इतनी गंदगी जिसको मैं ऑब्जेक्टिफाई कर आप लोगों को बता नहीं सकता।
आई जस्ट कैनॉट नरेट दैट क्या क्या उन लड़कियों के साथ हुआ। वहां पर भी कत्ल हुए, वहां पर भी सुसाइड्स हुई, पूरे मैं फिर मेरा दोस्त, फिर मेरे कजिन्स वगैरह, ग्रुप सेक्स, गंदगी, मतलब हाहाकार मच गया वहां पर। तो ये इसके बाद जो उबाल डेवलप हो रहा था कम्युनिटी के खिलाफ, जो धीरे धीरे वहां की कल्चर पर कैप्चर कर रही थी, अपना कल्चर थोप रही थी, वो समझ लीजिए बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन अपीजमेंट, तुष्टीकरण, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट, ह्यूमन वैल्यूज, यूनाइटेड नेशन, विक्टिम कार्ड आदि के चलते वो तूल नहीं पकड़ पाया। तो यहां से ये है समझ लीजिए स्टोरी का इंटरवल। और इसी के साथ साथ जब पूरे दुनिया में अफगानिस्तान का मैटर हुआ और जब इराक का मैटर हुआ, एंटी टेरर शुरू हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद इसी इंग्लैंड में जहां पर लाइन लगा लगा के सिटीजनशिप ली गई थी, वहां का होम ग्रोन टेरर तैयार हुआ। उन लोगों ने वहां पर नाइफ अटैक्स करने शुरू करे, टेरर अटैक्स हुए। तो ये पूरा सिलसिला मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1947 से 2024 तक का बता दिया। इसको हम एक स्टोरी का इंटरवल मान लेते हैं। अब इंटरवल के बाद हम कवर करते हैं फिलहाल जो वहां पर चल रहा है। तो ये साथियों जो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में दंगे भड़के हुए हैं, ये उसकी पूरी भूमिका थी तो मुश्किल से 12-14 मिनट में मैंने आप लोगों को बताई है। अब ये जो दंगे भड़के हम इस पर आते हैं। साउथपोर्ट एक जो सिटी है, वहां पर एक बहुत निर्मम घटना होती है। डांसिंग स्कूल में 3 बच्चियां बाहर निकल रही थीं, तो एक 17 साल का बंदा जाकर उनको छुरी से तीनों पर अटैक करता है और तीनों की हत्या कर देता है। इसके अलावा भी 10 लोगों पर अटैक करता है जो इंजर होते हैं। अब इस तरह के माहौल में एक फेक न्यूज़ आती है, या यूं नहीं कहेंगे फेक न्यूज़, क्योंकि घटना तो हुई थी, बच्चियां मरी थी, नाइफ अटैक हुआ था। एक न्यूज़ आती है जिसमें इस घटना का जिम्मेदार एक इमिग्रेंट मुसलमान का नाम लेकर फ्लोट किया जाता है। जैसे ही मुसलमान का नाम आता है और इमिग्रेंट का नाम आता है, जो मैंने आपको बताया, जो हाल में लोग को अंदर पनप रहा था, पल रहा था। अच्छा, भारत की तरह भी वहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक नेशनलिस्ट मानी जाती है, एक सो कॉल्ड सेक्युलर मानी जाती है। जो लेबर है वो सेक्युलर मानी जाती है, जो नेशनलिस्ट है वो अपने को पेट्रियट्स भी बोलते हैं, वो मानी जाती है कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब वहां पर लोग बाहर सड़कों पर निकल आए और ब्रिटेन में राइटिंग शुरू हो गई। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बंदे का नाम नहीं बताया जिसने अटैक किया था, तो इन लोगों ने मान लिया कि वो मुसलमान था, क्योंकि ये न्यूज भी आ गई थी और एक न्यूज पोर्टल पर आ गई थी विद अ मुस्लिम नेम कि वो अटैक करने वाला एक इमिग्रेंट मुस्लिम था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि हमने नाम इस बारे नहीं बताया क्योंकि वो जुवेनाइल था और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुवेनाइल के नाम नहीं बताए जाते हैं। बट ही वॉज ए नॉन मुस्लिम, उसका नाम कोई एलेक्स बताया गया। लेकिन इस पार्टी का जो भड़की, उसका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, वो क्रिश्चियन था लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका था, ही वॉज अ कन्वर्टी। सो ये एक क्लैश वहां पर हुआ था। वो अब वो नॉन मुस्लिम था, कन्वर्टी था। ये चीज अभी ठंडे बस्ते में है, मुझे ढूंढने से नहीं मिली। तो वो लोग बाहर निकल आए और वहां पर राइटिंग शुरू हो गई, ये मानते हुए कि मारने वाला मुस्लिम था। इन लोगों को यकीन हो गया क्योंकि इस टाइम वहां पर लेबर पार्टी की सत्ता है, मिस्टर स्टैमर इज द प्राइम मिनिस्टर। इनको ये यकीन हो गया कि मारने वाला मुसलमान है जिसका नाम छुपाया जा रहा है। तो ये दंगे भड़क गए और एक मस्जिद में आग लगा दी गई और मुस्लिम कम्युनिटीज का एक पूरा क्षेत्र था, वहां पर अटैक हो गया बहुत जबरदस्त, जिसमें लगभग 50 पुलिस वाले ही इंजर हो गए। अब इसके चलते ये जो दंगा था धीरे धीरे लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गया। होटल्स को अटैक किया गया। होटल्स को क्यों अटैक किया गया? होटल्स को इस मारे अटैक किया गया क्योंकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके पास जब रहने के लिए जगह नहीं है तो वहां के टैक्स पेयर से होटल्स को बुक कर रही है और उन होटल्स के रूम्स में उन इमिग्रेंट्स को छोड़ा जा रहा है रहने के लिए। तो जहां जहां भी इस तरह से इमिग्रेंट्स रह रहे थे बाहर से, जो 99% मुस्लिम्स हैं, वहां पर भी अटैक शुरू हो गए। जो इमिग्रेशन सेंटर हैं वहां अटैक शुरू हो गए। तो ये पूरा सिलसिला बिल्कुल आग की तरह पूरे ब्रिटेन में फैल गया।
इसके चलते 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, पता नहीं इन्होंने इंडिपेंडेंस किससे ली थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसके लिए शहर की सड़कें रोक दी गई। शहर की सड़कें रोक दी गई तो इससे और वहां पर गुस्सा उभरा और पनपा। अब जब मस्जिद को आग लगा दी गई और ये हो गया तो इधर से मुसलमानों ने भी अटैक कर दिया एक चर्च पे, और चर्च पर इन लोगों ने वहां जाकर तोड़फोड़ मचा दी। तो वो स्थिति आज की तारीख में हो गई है कि जो गुस्सा कई दशकों से पनप रहा था वो फाइनली उभर कर बाहर आ गया है। We've got terrible division in our cities. We've got parts of our inner city now that have become completely Muslim dominated, and that has led to a lot of British people saying, "What the hell's going on?" ये भी एक यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही नामचीन एक कमेंटेटर हैं। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। जो फराज हैं वो सिर्फ इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। जो डगलस मरे हैं ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। सुनिए। We do have a problem. We have a problem when the failures of Islam throughout the world, the failures of all Islamic societies come here into Britain. Their intolerance of freedom of conscience, their intolerance of apostates. ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर इस्लामिक कंट्रीज फेल हो रही हैं, अगर वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, अगर वहां तानाशाही है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं है, वहां फ्यूचर के आपके चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हाई एजुकेशन नहीं है, तो आप जो हमारे कंट्री में आते हैं, आप हमारे कंट्री की डेमोग्राफिक्स के अलावा यहाँ के कल्चर को क्यों चेंज करना चाहते हैं? यहाँ के कल्चर को ओवरवेल्म क्यों करना चाहते हैं? यहाँ के कल्चर को आप पॉलिटिकली अपने वोट्स के दम पर जिन जिन शहरों में आप स्ट्रांग हैं, आप वहां पर इनको एक तरह से कैप्चर और इन्वेड करना क्यों चाहते हैं? और आज मैं एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए आइडियोलॉजी ऐसी है, आप अगर इसको इंडिया के मतलब बोलते हैं ना भारत के सापेक्ष में देखिए, तो जिस तरीके से यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, सबसे पहले आपको पता होगा मोहम्मद गोली वगैरह का पूरा आपको पता होगा, तो किस हद तक मतलब जितने भी आज मुस्लिम्स है, बिल्कुल इसमें कोई भी मतलब वो बात नहीं है, कोई बाहर का नहीं है। जो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ है, हमारे इस पूरे एशिया के जो क्षेत्र में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, क्योंकि आपको पता होगा जो महाभारत काल में जो इस समय गांधार है, कभी वो गांधार हुआ करता था, तो सबके सब हिंदुइज्म को फॉलो करते थे या फिर उनके दूसरे अपने रिलीजन थे, लेकिन सबके सब कन्वर्ट हुए। तो कहीं न कहीं इनका पहला मोटिव भी होता है कि कन्वर्ट किया जाए। पाकिस्तान में जब आज़ादी मिली 1947 में, तो पार्टीशन हुआ वहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग जो यहाँ के इस्लाम को फॉलो करने वाले थे वे वहाँ पे चले गए, वहाँ के जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे काफी हद तक लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ गए। जो लोग नहीं आ पाए उनकी वहाँ पे जनसंख्या 24% थी। आज के डेट में उनकी जनसंख्या 1% रह गई है। या तो उनको, या तो मतलब नहीं यार, इसमें या तो का तो सवाल ही नहीं है, सबका वहाँ पे मास कन्वर्जन करा गया। बांग्लादेश में भी वही हाल है। तो कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजी होती है, इनका फंडा ही यही होता है, जिसको माने या न माने, लेकिन किस तरीके से काम करती है कि सबसे पहला फंडा होता है कि आपके रिलीजन को बदनाम करना, आपके रिलीजन के बारे में बुरी बुरी बातें करना और कन्वर्ट करा के अपने रिलीजन में ले लेना, अपनी जनसंख्या बढ़ाना। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है और आगे भी होएगा अगर सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया तो। ब्रिटेन का वो हाल है कि आने वाले 25 साल में ब्रिटेन एक गृह युद्ध के उसमें झोंक दिया जाएगा, सेकुलरिज्म के नाम पर, इमिग्रेशन के नाम पर, ह्यूमन राइट के नाम पर, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के नाम पर। तो ये चल रहा है इंग्लैंड में, कम से कम छोटे बड़े मिला दें तो 15 शहरों में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब पैलेस्टीन वाले झंडा लेके सपोर्ट में निकलते हैं तो सामने से ये लोग आ रहे हैं, जिनको कोई नेशनलिस्ट बोल रहा है, कोई राइट विंग बोल रहा है, और कोई इनको ये अपने आप को एज पेट्रियट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हाल है इस टाइम, और एक चीज से मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है। जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होता है, फेस टू फेस विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स between the followers of Islam and the followers of other faiths. Between the other faiths, there is no problem but cooperation, coordination and commitment and contribution. जितना भी other faith के साथ clash हो रहा है, the clash of the ideology of civilization, God knows, हर जगह
वो मेरी कम्युनिटी को लेके क्यों हो रहा है? यहां तो बोल देते हैं आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हमारा हक है, हमारे बाप दादा सब यहाँ पैदा हुए और यहाँ दफन हुए। अरे भैया, वहां तुमने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी यार? तुम तो माँ बहन वहां भी करने पर तुल गए हो। यानी बहाना कोई चाहिए, वजह कोई चाहिए, बस कहीं भी जाके माँ बहन करनी है। छोटी सी बात ये है। देखिए कैसा होता है ना, मतलब यही प्रॉब्लम है। रिलीजन अलग चीज है, अब वो अच्छा है बुरा है उसके बारे में मेरे को बात नहीं कर रहे हैं, नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हर जगह पे रिलीजन को लाके मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम बिगाड़ना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और कहीं भी भाई हम यहाँ भी सफर करते हैं, इंडिया में भी मतलब बोलते हैं ना कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट भी कर देना। प्यारा से कमेंट का मतलब है कि जो यूके में जो एक हो रहा है, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो इस्लामिक जो टेररिज्म को एक तरीके से वहाँ पे इतने लाइमलाइट वहाँ पे मिल रही है, या फिर इतने एक्टिव तरीके से उन लोग वहाँ पे पूरे यूके के जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या ही ओपिनियन है? इंडिया के भी रिलेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में भी ऐसा सेम हुआ है, होता है या फिर होगा, कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन जैसा यूके में हो रहा है, कभी इंडिया में भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। जय हिंद।